इस सीरीज में अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखना फ्रेंड्स, प्रॉब्लम इन कॉमर्स इज, फ्रेंड्स कॉमर्स क्या होता है देखिएगा। कॉमर्स बेसिकली डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द कॉमर्स? एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कंसर्न विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री। मतलब किसी भी इंडस्ट्री के कि गुड्स या जो भी सर्विसेज है उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ओके, उससे रिलेटेड जो बिजनेस है दैट इज कॉमर्स। इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, मतलब पर्संस की से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, एक्सचेंज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, प्लेस से रिलेटेड आ सकती है प्रॉब्लम, और दूसरा टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, नॉलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई लॉस हो गया उसका रिस्क है उसका हो गया, या डैमेज हो गया उसका रिस्क प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो फ्रेंड देखिएगा कौन सा आंसर होना चाहिए। हिंड्रेंस ऑफ पर्सन आ रहा है, प्लेस आ रहा है, टाइम आ रहा है, मींस ऑल ऑफ द अबव, ओके, ऑल ऑफ द अबव। इस तरह से आंसर हमारा डी आंसर हो गया। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें मैंने आपको और भी डिफरेंट डिफरेंट कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है कॉमर्स से रिलेटेड वो भी मैंने आपको बता दी है। ओके, कम नेक्स्ट फ्रेंड्स, ट्रेड इंक्लूड्स। ट्रेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड देखिएगा। ट्रेड का मतलब होता है बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स। किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को या तो बाई करना या सेल करना या एक्सचेंज में कोई लेना, उसको हम ट्रेड बोलते हैं फ्रेंड्स। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट मोड होते हैं ट्रेड के, चाहे वो कैसा चाहे लाना हो, ले जाना हो, या किस तरह से, ये इस तरह के ट्रेड कहलाता है। ये ट्रेड क्या क्या हो सकता है? इंपोर्ट ट्रेड को क्या बोलते हैं? ब्रोट इनटू अ कंट्री फ्रॉम अनदर कंट्री, मतलब दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में लाना, दैट इज इंपोर्ट कहलाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है फ्रेंड्स? कंट्री सेल टू अनदर कंट्री, अदर कंट्री को सेल करा, दैट इज द एक्सपोर्ट। ये इंपोर्ट ये आप लोगों को पता होगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एंट्रीपोर्ट ट्रेड भी मैं आपको यही बता देता हूं। सेल ऑफ गुड बाय ए कंट्री टू अ फॉरेन country for further sell to other consuming country। समझ में आया? दैट इज लंदन और सिंगापुर हेल्प द एंट्रीपोर्ट ट्रेड, मतलब समझ में ना, किसी कंट्री को देना और वो कंट्री फर्दर फिर बेचेगी, उसको एंट्रीपोर्ट ट्रेड बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरह से देखना, हमारा ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया और एक्सचेंज ऑफ गुड, मींस आंसर इज डी। ओके, मैंने यहाँ पे डी स्पेशली आंसर वो जानबूझ के सेलेक्ट किया है। डी का मतलब यहाँ पे ये है कि आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चंस और भी याद हो जाए। यदि ये तीनों में से एक भी क्वेश्चन ऑप्शन होता है, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन होता है, तो आप उसको भी टिक कर पाए, अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स, एंट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है? एंट्रीपोर्ट ट्रेड जैसा कि मैंने बताया था फ्रेंड्स, सेल ऑफ गुड्स बाय द कंट्री टू द फॉरेन कंट्री फॉर फर्दर सेल। जिस तरह से अलग अलग कंट्रीज को सेल करता है बाय डिफरेंट मोड से, बाय डिफरेंट मोड से, डिफरेंट मोड से करेंगे। इस तरह से हमारा जो आंसर क्या हो गया? एंट्रीपोर्ट, दैट इज आंसर सी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया सी। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंट्रीपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है। एंट्रीपोर्ट मतलब हम किसी कंट्री को बेचेंगे और उसके बाद में वो कंट्री फिर किसी थर्ड कंट्री को बेचेगा, इस तरह से उसको एंट्रीपोर्ट बोलते हैं। फिर आता है इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड द रिटेलर्स इज। रिटेलर क्या होता है फ्रेंड देखना, इन फार्मास्यूटिकल ट्रेड में कौन प्ले करता है रिटेलर का? दैट में बी केमिस्ट, दैट में बी ड्रगिस्ट, दैट में बी फार्मासिस्ट। और यहाँ पे जो ट्रेड होता है दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स का जो न्यूक्लियस होता है वो कौन होता है? ट्रेड कहलाता है। इस तरह से जो हमारा आंसर होना चाहिए, केमिस्ट भी है, ड्रगिस्ट भी है, फार्मासिस्ट, मींस आंसर इज डी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया डी। क्लियर है? आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा।
फ्रेंड्स ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ, अभी अभी मैंने बात कही थी, ट्रेड इज द न्यूक्लियस ऑफ, ये ट्रेड है, ये किसका न्यूक्लियस है फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था अभी अभी कॉमर्स की बात कर रहे थे, तो कॉमर्स का है न्यूक्लियस ट्रेड। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया सी। क्लियर, नाउ फ्रेंड्स वेयर हाउसिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग क्या होता है फ्रेंड्स, बेसिकली ट्रेड के अराउंड जो जो एक्टिविटीज होती है हम उनकी बात करते हैं, मींस जो बिजनेस होता है, ट्रेड होता है, ट्रेडिंग में जो जो एक्टिविटीज होती है हम उसकी बात करते हैं। पहला होता है बैंकिंग, बैंकिंग क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ फिनांस एंड क्रेडिट्स, मतलब पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को दूर करता है बैंकिंग। ओके, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ये क्या करता है, रिमूव हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, efficient transport system helps in maintaining price of essential commodities। फ्रेंड्स देखना आप लोग, यदि ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली सही चल रहा है, पर्टिकुलरली सही चल रहा है, डिमांड और सप्लाई में कंटिन्यूसली ट्रांसपोर्ट हेल्प कर रहा है, तो वो एसेंशियल कमोडिटी की जो प्राइस होती है वो मेंटेन रहती है। यदि ट्रांसपोर्ट रुक जाता है तो प्राइस हाइक हो जाती है। तो इस तरह से हमारा ये प्लेस को भी, मतलब प्लेस को, हिंड्रेंस को रिमूव करता है। फिर आता है नेक्स्ट इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस क्या करता है, रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, रिस्क से रिलेटेड चीज को इंश्योरेंस कवर करता है। वेयर हाउसिंग क्या करता है फ्रेंड्स, वेयर हाउसिंग का मतलब होता है रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। कैसे फ्रेंड्स, यदि जैसे हमने किसी चीज को बना के रख लिया, जैसे सपोज कोई ड्रग को या ड्रग प्रोडक्ट को हमने बना के रख लिया और टाइमली हम उसको डिलीवर कर पाएंगे, टाइमली डिलीवर कर पाएंगे, जैसे किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या होगा कि उस की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जैसे सपोज सैलाइन सॉल्यूशन या डेक्सट्रोज की पर्टिकुलर गर्मियों में ज्यादा जरूरत होती है, तो वो पहले ही रिस्टोर किया जाता है, तो वो वेयर हाउसिंग में रखा जाता है और वो टाइम के साथ में उसको मैनेज कर लिया जाता है, तो ये टाइम को करता है। फिर आता है नेक्स्ट पैकेजिंग, कौन सी एक्टिविटी रोल है, रिमूव द रिस्क ऑफ द डैमेज और स्पॉइलेज, मतलब यदि उसको पैक, किसी भी दवाई को या किसी ड्रग को या ड्रग प्रोडक्ट को हम अच्छे से पैक कर देंगे तो उसमें डैमेज होने की प्रोबेबिलिटी को हम बहुत कम कर देंगे। क्लियर। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट एंड पब्लिसिटी दैट टेक केयर ऑफ द हिंड्रेंस ऑफ नॉलेज। सी बहुत सारे पब्लिसिटी और एडवर्टाइजमेंट से हमें नॉलेज मिलता है और मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट sustain and increase the demand of goods produced by the manufacturer। means पहला तो नॉलेज देना एडवर्टाइजमेंट का, दूसरा आता है क्रिएट सस्टेन एंड इंक्रीज द डिमांड। पहले तो डिमांड को क्रिएट करना है, फिर उसको मेंटेन करना है, फिर उसको इंक्रीज करना, ये एडवर्टाइजमेंट की और पब्लिसिटी की क्या रहता है, रोल रहता है। क्लियर। तो इस तरह से जो हमारा आंसर क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, बी आंसर। बी क्या है, दैट इज द टाइम। वेयर हाउस से रिलेटेड अभी अभी मैंने बताया था, टाइम की बात आ रही थी, डिलीवरी टाइम पे मिल जाए, ये हमारा टाइम से बात आ गई, तो आंसर हमारा बी हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। उससे पहले मैं बात करूंगा, यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे और अप टू द लेवल है तो आपका एक लाइक तो जरूर बनता है, और इनेबल करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना था और इनेबल करना, ताकि आपको टाइमली बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस और मिल पाए। फ्रेंड्स मैं यहीं पे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने और दूसरे क्वेश्चंस की लिस्ट नहीं देखी है, प्ले लिस्ट नहीं देखी है, तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी प्ले लिस्ट मिल जाएगी, जो MCQs और थ्योरेटिकल सभी की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आप लोगों के लिए ही है। यदि आपने वो डिस्कस नहीं किया या वो पढ़ा नहीं है तो प्लीज आप उनको देखें, थ्योरी की भी है और MCQs की भी है। जो आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करें, आपको पूरी प्लेलिस्ट की वीडियोस निकल जाएगी और कंटिन्यूस देखते रहें। ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, द पैकेजिंग रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ, अभी अभी पढ़ने पड़ा था, पैकेजिंग में इस तरह से हम पैकेज करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैकेजिंग हो सकती है। पैकेजिंग की बात आई थी तो याद रखना, यदि वो डैमेज नहीं होता, डैमेज नहीं होता तो आंसर क्या होना चाहिए, हम इसमें अच्छे से पैक कर देंगे कोई भी, हम जो भी आर्टिकल होगा फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड तो वो डैमेज नहीं होगा, मींस आंसर हमारा डी हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट की बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड इज ऑब्लिक आर, मतलब एक्टिविटीज कौन कौन सी हो सकती है, मैंने भी बताया था, इंश्योरेंस भी थी, पैकेजिंग भी थी, ट्रांसपोर्ट भी थी, तो मतलब क्या हो गया हमारा आंसर इज डी, जैसा कि अभी अभी हमारे सामने आंसर डी आया है। क्लियर। नाउ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विच इज नॉट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कीप इन माइंड मैनेजमेंट का फंक्शन कौन सा नहीं है, नोट वर्ड आया हुआ है, तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट में क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग एंड मैनेजिंग बिजनेस एक्टिविटी, किसी बिजनेस एक्टिविटी को मैनेज करने को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। इसके फंक्शंस कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहला तो हम किसी बिजनेस का प्लानिंग करेंगे, उसको फिर हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर हम उसमें स्टाफिंग करेंगे, स्टाफिंग का मतलब उसमें स्टाफ को रिक्रूट करेंगे और उसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करने का मतलब उसको हम बताएंगे कि आपको कौन सा काम करना है, डायरेक्शन देंगे, और फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे कि आपको ये काम नहीं करना, इस तरह से कंट्रोलिंग करेंगे, लास्ट में हम कोई पर्सन सही से काम नहीं करता उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इस तरह से इसके फंक्शंस कितने हैं, 6 फंक्शंस हैं मेनली। क्लियर। तो जैसा कि हमारे इसमें प्लानिंग आ रहा है, करेक्ट है, स्टाफिंग आ रहा है, करेक्ट है, डायरेक्टिंग आ रहा है, करेक्ट है, लेकिन फ्रेंड्स पैकेजिंग नहीं होता। पैकेजिंग किसका पार्ट होता है, ये ट्रेड के अराउंड जो एक्टिविटी होती है उसके पैकेजिंग की थी बात, तो आंसर हमारा क्या हो गया, सी आंसर हो गया, मींस कौन सा, मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का। ओके। फिर अपन बात करते क्वेश्चन की फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज द टोटल कैपिटल इज इन्वॉल्व, टोटल कैपिटल के लिए हम देखते हैं इंडस्ट्री बेसिकली क्या होती है फ्रेंड्स, पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फॉर द प्रोडक्शन और फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब किस इंडस्ट्री किसको बोलेंगे, जो फैब्रिकेशन का मतलब मैन्युफैक्चरिंग का मतलब, फैब्रिकेशन का मतलब होता है मैन्युफैक्चर, उसको बनाना। ओके। नाउ अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, द टोटल कैपिटल इन्वॉल्व इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना होना चाहिए, नोट मोर देन, कितना 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए जो प्लांट और मशीनरी में यूज होता है। क्लियर है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इज कवर्ड अंडर, किसमें, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कवर होती है, मींस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को कवर किया जाता है या उसमें कैटेगराइज किया होता है। और उसी के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड अंडर फर्स्ट शेड्यूल टू द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1955। ये तीनों ही पॉइंट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं इनमें फार्मासिस्ट एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, याद रखिएगा। यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए 10 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मींस आंसर इज 10 लाख, मींस आंसर इज ए। क्लियर है, तो हमारा आंसर हो गया ए। नाउ नेक्स्ट की बात करें तो देखना फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज कवर्ड, किसमें बात कही थी, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जैसे बॉटल्स में सिरप वगैरह भरी जाती है या कैप्सूल्स बनाए जाते हैं, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कि नहीं हो रही, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में ही आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे जैसे टैबलेट बन रही है, यहाँ पे ये कैप्सूल बन रहा है, तो ये मैन्युफैक्चर हो रही है, सब जगह मैन्युफैक्चर हो रही है, इसलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में लेते हैं, बाकी थर्मल एनर्जी में नहीं लेते, मींस आंसर हमारा हो गया ए। क्लियर है, इस तरह से हमारा आंसर हो गया। फिर आता है नेक्स्ट फ्रेंड्स, द सीनियर मेल मेंबर ऑफ फैमिली इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज नोन एज,
इसको समझने से पहले में फ्रेंड्स, बिजनेस वो क्या होता है? एनी एक्टिविटी दैट कीप्स पर्सन बिजी। बिजनेस हम किसको बोलते हैं? किसी पर्सन को बिजी करने की जो एक्टिविटी होती है हम उसको बिजनेस बोलते हैं, पहली बात। फिर उसके बाद में इसके अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होते हैं। पहला आता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक वन मैन बिजनेस होता है, मतलब खुद अपना आदमी ही काम करता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं तो पार्टनरशिप की बात आती है, जिसका दूसरा नाम फर्म भी बोला जाता है। फिर एक नेक्स्ट आता है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी जो एक कंपनी एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, जो कब आया था? 1956 एंड 2013 में आया था। ओके। एक होता है फ्रेंड्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? बाय वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग पर्संस, मतलब स्वयं सेवक के हिसाब से या स्वयं सेवक के हिसाब से जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं उनका एसोसिएशन होता है। क्लियर? फिर एक लास्ट में आता है फ्रेंड्स जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता क्या है देखना आप लोग, ये कंट्रोल्ड बाय सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली का मेन सीनियर पर्सन होगा वो उसके द्वारा कंट्रोल होता है। उस पर्सन का को किस नाम से पुकारा जाता है? कर्ता के नाम से पुकारा जाता है। और इस में खास बात है, नो लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ सच टाइप ऑफ बिजनेस। इस तरह के बिजनेस को कोई लीगल रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं है। तो देखना हमारा आंसर क्या होगा? सीनियर मेल मेंबर ऑफ द फैमिली इन द हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन सा होगा? कर्ता होगा। ना तो हम उसको मैनेजर बोलते हैं, ना हम टिकायत बोलते हैं, ना हम उसको दादा बोलते हैं। मींस आंसर हो गया हमारा कर्ता। आंसर इज ए। ओके। नाउ फिर अपन बात कर नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। द पार्टनरशिप बिजनेस इज नोन एज, जैसा कि अभी बताया था, पार्टनरशिप को हमने फर्म के नाम पे भी दिया था। पार्टनरशिप को हमने फर्म के नाम पे भी दिया था। ये हो गया हमारा आंसर फर्म, दैट इज आंसर बी। तो याद रखिएगा पार्टनरशिप को हम किस नाम से पुकारा जाता है? फर्म के नाम से पुकारा जाता है। आंसर हो गया बी। फिर नेक्स्ट आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इन द पार्टनरशिप बिजनेस। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? जैसा कि फ्रेंड्स हमने बताया था, पार्टनरशिप को हम फर्म के नाम से भी पुकारते हैं। पहली चीज हो गई हमारी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन या पार्टनर अलाउड कितने हैं? 20 पार्टनर हम अलाउ करते हैं इसमें। फिर उसके बाद में किस किस तरह की पार्टनरशिप होती है फ्रेंड्स? पहला होता है जनरल पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का पहला टाइप क्या हो गया? जनरल पार्टनरशिप, जिसमें पार्टनर्स हैज अनलिमिटेड लिएबिलिटीज टू फर्म, मतलब उन्हीं पे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। फिर दूसरा इसकी पार्टनरशिप की कैटेगरी आती है फ्रेंड्स, कौन सी? दैट इज लिमिटेड पार्टनरशिप। जो इसमें दो तरह के पार्टनर्स होते हैं, टू टाइप्स ऑफ पार्टनर, जिसको इसके पार्टनर दो तरह के पार्टनर है। पहला पार्टनर है जनरल पार्टनर, जिसपे अनलिमिटेड लिएबिलिटीज होती है, मींस रेस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और दूसरा होता है लिमिटेड पार्टनर, जिसपे एक पर्टिकुलर लिमिटेड लिएबिलिटीज होती है। तो ये पार्टनरशिप के टाइप्स हो गए फ्रेंड्स, जनरल और लिमिटेड पार्टनरशिप। और जनरल में भी लिमिटेड में भी जनरल पार्टनर है, लिमिटेड पार्टनर। मींस आंसर हमारा, जैसा हमने पहले ही डिस्कस कर चुके कि पहला ही पॉइंट आ गया, मतलब 20 मेंबर्स हो गए, मतलब आंसर हमारा ए हो गया। ओके, 20 जैसा हमने पहले ही बता दिया। क्लियर? लेकिन इन पॉइंट्स को भी आप लोग याद रखना, ये पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैंने उन सभी पॉइंट्स को इंक्लूड किया है जो अदर क्वेश्चन बन रखते हैं। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले मैं क्वेश्चन पे जाने से पहले, यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कौन सा टॉपिक पढ़ना, मैं वो भी आपको उन चीजों को कंसिडर करूंगा। कमेंट करने से पहले मैं आपको फिर से बोलूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हुई है। आपको जो टॉपिक पढ़ना उस प्लेलिस्ट को सेलेक्ट करें और उसको पूरे वीडियो को देखते चले जाएं, जो आपके फेवर की ही बात करेंगे। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, नॉमिनल पार्टनर इज,
नॉमिनल पार्टनर को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स की। ओके, कितने टाइप्स के पार्टनर होते हैं और उनका क्या क्या मतलब होता है देखना आप लोग। तो पहला है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर का मतलब क्या होता है, जो वर्किंग पार्टनर होता है हम उसको एक्टिव पार्टनर बोलते हैं। दूसरा होता है इनएक्टिव पार्टनर का मतलब उसका दूसरा नाम बोला जाता है स्लीपिंग पार्टनर, मतलब वो कोई काम नहीं कर रहा। ओके, इनएक्टिव है, स्लीपिंग बोल रहे हैं। दूसरा है नेक्स्ट फ्रेंड्स पार्टनर इन प्रॉफिट, मतलब ऐसा पार्टनर जो सिर्फ प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करेगा, लॉस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, उसको हम प्रॉफिट पार्टनर इन प्रॉफिट बोलते हैं। फिर एक आता है फ्रेंड्स सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का नाम जो सीक्रेट का नाम ही पता लग रहा है, सीक्रेट का मतलब उसका नाम डिस्क्लोज नहीं होता लेकिन वो पार्टनर रहता है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। फिर एक नेक्स्ट आता है नॉमिनल पार्टनर, जिसका मतलब क्या होता है, नो शेयर इन द इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट लॉस, ओनली हिज नेम लैंड्स एज ए पार्टनर ऑफ फर्म, मतलब ना तो उसका इन्वेस्टमेंट में शेयर रहता है ना प्रॉफिट लॉस में रहता है, सिर्फ उसका नाम चलता रहता है एज ए पार्टनर उस पर्टिकुलर फर्म में। ओके, फिर अपन बात करते हैं माइनर पार्टनर की बात करेंगे। माइनर पार्टनर का मतलब होता है जिसकी उम्र 18 साल से कम हो और उसके राइट्स नहीं होते, सारे के सारे राइट्स नहीं होते, 18 साल के बाद में ही उसको एज ए पार्टनर काउंट किया जाता है। माइनर पार्टनर के पूरे राइट्स नहीं होते। ओके, फिर एक आता है फ्रेंड्स पार्टनर्स बाय स्टोपल्स। स्टोपल्स का मतलब क्या होता है, बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, किसी पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर होता है उसको एज ए पार्टनर एक्नोलेज किया जाता है, जिसका ना तो कोई इन्वेस्टमेंट होता है, नो इन्वेस्टमेंट, नो शेयर इन प्रॉफिट एंड लॉस एंड मैनेजमेंट, सिर्फ एंड सिर्फ उसका नाम चलता है उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप में, ना तो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, ना उसका प्रॉफिट लॉस में रहता है, ना मैनेजमेंट में रहता है, किसी चीज में उसका शेयरिंग नहीं रहता, सिर्फ उसका नाम चलता है, उसको बोलते हैं पार्टनर बाय स्टोपल्स। ओके, फिर आता है नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आर अलाउड इन केस ऑफ बैंकिंग। बैंकिंग में मैक्सिमम पार्टनर कितने होते हैं फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा 10 पार्टनर होते हैं। किसकी बात कर रहे हैं अपन, बैंकिंग की बात कर रहे हैं। कीप इन माइंड बैंकिंग में पार्टनर कितने हो सकते हैं, 10 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओके, तो नॉमिनल पार्टनर क्या है, नहीं, बिलो 18 नहीं है। नो शेयर इन इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, करेक्ट, ये है फ्रेंड्स आंसर हमारा बी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, इस तरह से बी आंसर हो गया। जैसा कि नॉमिनल पार्टनर को हमने ये वाली कंडीशन बताई थी जिसमें क्या बताया था, कोई शेयर नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पार्टनर्स बाय स्टोपल्स, मतलब इसका मतलब समझना, देखना आप लोग, बिकॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ पर्सन, उसी पर्सन का बिहेवियर है, उस पर्सन का बिहेवियर है, बिहेवियर की वजह से उसको पार्टनर बनाया गया, मींस आंसर हमारा ए। क्लियर है, जो मैं अपन ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स, इफ ए माइनर चूज टू बिकम ए पार्टनर ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी ही विल बी लिएबल फॉर डेबिट ऑफ द फर्म फ्रॉम। फ्रेंड्स इसका देखना, माइनर पार्टनर क्या होता है, उसके राइट्स क्या क्या हो सकते हैं, अपन वो बात करें। माइनर पार्टनर का मतलब क्या था, अभी अभी हमने पढ़ा था, जिसकी एज क्या होगी, बिलो 18 होगी, 18 ईयर। ठीक है, नाउ तो देखना ये बड़ी बात आ गई, 18 एज से बिलो, और उसके राइट्स पूरे नहीं होते पार्टनर के तौर पे। ओके, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, इफ ए माइनर चूज टू बिकम ए पार्टनर ऑन अटेनिंग एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब वो 18 साल का हो जाता है और उसके बाद में एज ए पार्टनर जुड़ना चाहता है, तो जिस डेट से वो जुड़ रहा है, हिज डेट ऑफ एडमिशन, उस डेट से उसके बेनिफिट्स चालू हो जाएंगे। मतलब पहला आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया डेट ऑफ हिज एडमिशन ऑन द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। जिस डेट से वो उसका एडमिशन हो रहा है उस डेट से उसका पार्टनरशिप में उसका फायदा मिलेगा, मींस आंसर इज ए। ओके, ये हो गया हमारा आंसर ए।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज गवर्न्ड बाय। जॉइंट स्टॉक कंपनी किसके द्वारा गवर्न होती है फ्रेंड्स? जॉइंट स्टॉक कंपनी कैसे होती है उसके बारे में और क्या जानकारी हो सकती है देखते हैं अपन। ये बनाई जाती है बेटर मेथड ऑफ मोबिलाइजिंग फिनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब फिनांस से या पैसे से रिलेटेड जो एक्टिविटी है उसको अच्छे से यूज करने के लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाती है, पहली बात। फिर आता है उसमें शेयर होल्डर कैन शेयर ट्रांसफर इट्स शेयर, मतलब जॉइंट स्टॉक कंपनी की शेयरिंग होती है, शेयर्स होते हैं, उसके शेयर खरीदे बेचे जा सकते हैं, दूसरी बात। फिर आता है इसमें एक प्राइवेट कंपनी होती है जो रन बाय मिनिमम 2 to 50 मेंबर्स, मतलब मिनिमम 2 हो सकते हैं और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं, मतलब 2 से 50 मेंबर हो सकते हैं, किसमें? प्राइवेट कंपनी में। ओके, फिर आता है एक पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या होता है? मिनिमम 7 मेंबर्स होते हैं, किसमें? पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर्स होती है, अपर लिमिट नहीं हो सकती, कितने भी हो सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट हो सकते हैं। क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है फ्रेंड्स? गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें एटलीस्ट 51% शेयर गवर्नमेंट के पास में हो, उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं, मतलब 51% आधे से ज्यादा, मतलब 51% गवर्नमेंट के पास शेयर हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट कंपनी। और ये सारी की सारी कंपनीज, ये सारी की सारी कंपनीज किससे गवर्न होती है? कौन से एक्ट के थ्रू गवर्न होती है? कंपनी एक्ट होता है बेसिकली फ्रेंड्स 1956 एंड 2013। तो कंपनी एक्ट के द्वारा ये जॉइंट स्टॉक कंपनी गवर्न होती है, मतलब ना तो इंडस्ट्री एक्ट से, ना ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट से, ये कंपनी एक्ट के थ्रू गवर्न होती है, दैट इज 1956। मतलब इसका आंसर क्या हो गया? आंसर इज बी। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और भी बता दिए, ये भी आप लोग देखिएगा। नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन द प्राइवेट कंपनी। जैसा कि अभी अभी बताया था मैंने, 2 से, पहला ही पॉइंट बताया था 2 से 50 हो सकते हैं, तो ये हमारा आंसर कितना हो गया? 2 से 50 कौन से? प्राइवेट कंपनी हो गया, मतलब आंसर इज ए। क्लियर है? नो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, कौन सा? नंबर ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में कितना फ्रेंड्स? देखना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब मिनिमम 7 नंबर होने चाहिए। किसकी बात कर रहे हैं अपन? पब्लिक कंपनी की। और अपर लिमिट क्या थी? जैसा कि आप लोगों को बताया था, कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये अपर लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? आंसर इज डी, मिनिमम 7 होने चाहिए और अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट ली है, इसलिए आंसर डी हो गया। किसकी बात कर रहे थे अपन? पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, 7 से इनफिनाइट। ओके, ये फ्रेंड्स बी क्वेश्चन नंबर 20। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो फ्रेंड्स लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इस पूरे वीडियो देखा। थैंक यू वंस अगेन।